स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री मिशेल फूको, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने शक्ति और ज्ञान के विमर्श का जो सिद्धांत दिया उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये उत्तर आधुनिकवादी, उत्तर संरचनावादी और मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित थे। इनका मूल जो विषय था वो दर्शन शास्त्र रहा। तो इनके बारे में अपन विस्तार से जानते हैं। मिशेल फूको टॉपिक में से किसी भी तरह का आप सोशोलॉजी संबंधित कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मिशेल फूको शक्ति ज्ञान का विमर्श, शक्ति और ज्ञान का विमर्श इसमें पढ़ेंगे। तो इनका 1926 में जन्म होता है फ्रांस में और 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है 58 ईयर्स में। ये फ्रांसीसी विचारक है, मतलब फ्रांस के रहने वाले थे। मूल रूप से ये दार्शनिक रहे, राजनेता भी रहे। ये जब कॉलेज में प्रोफेसर थे उस समय भी राजनीति करते थे। मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित थे और मार्क्सवाद के समर्थन में स्टूडेंट्स के बीच में भाषण भी देते थे। ये इतिहासकार भी हैं, साहित्यकार भी है और समाजशास्त्री भी। हालांकि ये खुद ये मानते हैं कि मैं समाजशास्त्री नहीं हूँ और न ही अपने आप को ये उत्तर आधुनिकवादी मानते हैं। जो फ्रांसीसी विचारक जितने भी सारे हुए, जो उत्तर आधुनिकवादी भी हुए, लेकिन उनकी खास बात ये रही कि किसी ने भी अपने आप को उत्तर आधुनिकवादी विचारक नहीं कहा। उत्तर आधुनिकवादी विचारक है क्योंकि आधुनिकता से एक स्टेप आगे की बात करते हैं। उत्तर संरचनावादी ये भी है और ये संरचनावाद के अंदर भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा का जो इन्होंने सिद्धांत था वो फर्डिनेंड सोसेरो से लिया था। दर्शन शास्त्र व मनोविज्ञान में इन्होंने डिग्री हासिल की थी। पागलपन और सभ्यता, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये इनकी पीएचडी का टॉपिक रहा था। पेशे से एक दर्शन शास्त्री थे, इसलिए समाज शास्त्र पर गैर समाजशास्त्री होने के नाते इन्होंने लिखा। मार्क्सवाद से प्रभावित थे और मार्क्सवाद के समाजवाद को ये स्थापित भी करना चाहते थे। इनका हमेशा एक बात पर ध्यान केंद्रित रहता था कि गवर्नमेंट है उनको बुद्धिजीवियों से संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि बुद्धिजीवी गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छी सलाह दे सकते हैं। और इनकी बातों के अनुसार फ्रांस के अंदर ये बात अब लागू भी है, क्योंकि फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट पर जब किसी भी तरह का कोई संकट आता है तो सरकार और राजनेताएं भागकर बौद्धिक जो लोग हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, उनकी शरण में जाते हैं और उनसे इस मामले में राय मशविरा करते हैं। तो सरकार राजनेताओं का बौद्धिकों के साथ मधुर संबंध होना चाहिए, ये बात की कौन मानते हैं? फूको मानते हैं। अब ये किन किन से प्रभावित रहे? फ्रांस के होने के कारण ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, उनसे तो प्रभावित थे ही थे, जैसे अगस्त काम्टे, इमानुएल दुर्खीम। इसके साथ साथ मैक्स वेबर जो कि जर्मनी के समाजशास्त्री थे, उससे इन्होंने तर्क संगतता और बुद्धि संगतता का सिद्धांत है ये मैक्स वेबर से लिया। मार्क्स से समाजवाद लिया। जर्मनी के नीत्शे से शक्ति की अवधारणा ली। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शक्ति के उदाहरण, किस शक्ति के उदाहरणा में वो किससे प्रभावित थे? तर्क संगतता या बुद्धि संगतता का सिद्धांत किसका था? या मैक्स वेबर ने ये सिद्धांत, मिशेल फूको ने ये सिद्धांत किससे लिया था? मार्क्स से प्रेरित होकर वो सूक्ष्म राजनीति की बात करते हैं, शक्ति की सूक्ष्म राजनीति। अब शक्ति की सूक्ष्म राजनीति पूछा जा सकता है अवधारणा किसकी है, तो ये मिशेल फूको की है। शक्ति की सूक्ष्म राजनीति का तात्पर्य ये है, ये मानते हैं कि जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, जैसे किसान वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, इनके पास भी शक्ति होती है और इनको संगठित होकर व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करना चाहिए। तो ये राज्य की शक्ति के बजाय सूक्ष्म स्थानीय स्तर पर जो शक्ति है, छोटे छोटे समूह में शक्ति है, उसकी राजनीति करते हैं। लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद से, जीन पॉल सार्त्र के अस्तित्ववाद से ये काफ़ी प्रभावित रहे। सार्त्र मनुष्य की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, जिसका प्रभाव फूके पर भी देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव भाषाविद फ्रेडिनेंड सोसेरो का था। भाषा विज्ञान के जनक कौन रहे? फ्रेडिनेंड सोसेरो रहे। उनका इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव के कारण इन्हें उत्तर संरचनावादी भी कहा जाता है। फूको ने ज्ञान व शक्ति के संबंधों को बताया था। ये इनकी अवधारणा का मूल केंद्र है, इनके सिद्धांतों का मूल केंद्र है, तथा सिद्ध किया कि जिनके पास ज्ञान है उनके पास शक्ति है।
ज्ञान है वो उत्पादन का कारण भी है। जैसे इन्होंने बताया भी, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास ज्ञान है, किस चीज़ का ज्ञान है? डॉक्टरी का ज्ञान है, इसलिए उसके पास शक्ति भी है और इसी शक्ति से वो धन अर्जन भी करता है, उत्पादन भी करता है। अब ये शक्ति केवल डॉक्टर के पास नहीं है, चाहे वो टीचर हो, इंजीनियर हो, राजनेता हो, इन सभी के पास इस तरह की शक्ति है और ये शक्ति ज्ञान से आती है। तो ज्ञान और शक्ति दोनों सत्ता के लिए जिम्मेवार है। ज्ञान और शक्ति से सत्ता आती है। तो यहाँ पर देखो क्या करें, फूको ने ज्ञान व शक्ति के संबंधों को बताया तथा सिद्ध किया कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। उनके अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का साधन है, अर्थात अधिक ज्ञान अधिक उत्पादन शक्ति। जिनके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उनके पास उतनी ही ज़्यादा शक्ति होगी। जैसे आप गाँव में देखते हैं, गाँव में डॉक्टर हैं जो वेल ट्रेंड नहीं है तो उनके पास शक्ति भी कम है, इसलिए उत्पादन भी कम, धन उपार्जन भी कम कर पाते हैं। और आप शहर के अंदर देखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके पास ज्ञान ज़्यादा है तो उनके पास शक्ति भी ज़्यादा है और वो पैसे भी अधिक कमाते हैं। अब जो ये मिशेल फूको है, इन्होंने जो काम किया वो सारा केस स्टडी से किया। तो ये पूछा जा सकता है कि इनकी अध्ययन विधि क्या थी? इनकी अध्ययन विधि व्यक्तिगत अध्ययन विधि थी और इन्हीं अध्ययन पद्धति के आधार पर इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी थी। तो ये 4 पुस्तकें इनकी 4 व्यक्तिगत अध्ययन है। जैसे इन्होंने पागलपन पर स्टडी की और वो पुस्तक लिखी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। चिकित्सा पर स्टडी की, वो पुस्तक इन्होंने लिखी द बर्थ ऑफ क्लिनिक। कारागार पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी और इसी तरह से कामुकता पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी। तो ये 4 टॉपिक उनके मुख्य थे जिन पर इन्होंने केस स्टडी की थी और एक एक टॉपिक पर इन्होंने पुस्तक लिखी। और इन चारों टॉपिकों के अंदर एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि इनके सिद्धांत में त्रिकोण है। त्रिकोणा का मतलब एक पर व्यक्ति है, एक पर ज्ञान है और एक पर शक्ति है, बीच में विमर्श है। तो इनके बारे में आगे हम डिटेल में आपको बताएंगे। पहले इनकी बुक्स देख लेते हैं, कब प्रकाशित हुई, कौन कौन सी इनकी किताबें थी। बाकी जब आगे की स्टडी करेंगे उसमें प्रत्येक बुक किस शीर्षक से प्रकाशित हुई वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ आप देखिएगा, पहली पुस्तक इनकी जो थी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये इनके पीएचडी का टॉपिक भी था, 1961 में प्रकाशित होती है। अब इनकी ज़्यादातर जो पुस्तक, अब जितने भी फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं तो इनको समझना बड़ा कठिन है। एक तो इन्होंने जो जितना उनका मूल कार्य है वो फ्रेंच भाषा में है, दूसरा इनका इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन काफ़ी लेट हुआ था, तीसरा इनकी जो बात करने का तरीका था वो बड़ा जटिल है, तो बड़ी जटिल तरीके से ये बताते हैं। द बर्थ ऑफ क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल का जन्म 1963 में, लाइफ एंड डेथ यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच में डॉक्टर एक कड़ी के बीच में आ गया, हॉस्पिटल एक बीच के में कड़ी के रूप में आ गया। तो अब इनका जो सिद्धांत बताते हैं आप, ज्ञान और शक्ति का विमर्श, वो इन्हीं चारों पुस्तकों के एक्सप्लेनेशन के तहत बताया जाएगा। डिसिप्लिन एंड पुनिश 1975 में, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये इनका सपना था भी, ये जो बुक है कामुकता का इतिहास, ये 6 वॉल्यूम में प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इनकी जब 1984 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ये आगे का काम इनका वहीं पर रह जाता है। तो इसके 3 वॉल्यूम पब्लिश हुए। 1976 में पहला वॉल्यूम आता है इनका हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, 1984 में यूज ऑफ प्लेजर, द यूज ऑफ प्लेजर ये आता है इनका, द केयर ऑफ द सेल्फ, ये 3rd वॉल्यूम इनका 84 में ही आता है और 84 में इनकी डेथ हो जाती है 58 साल की उम्र में। तो इन तीनों में कामुकता या सेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया है। ये जो भी अपना अध्ययन करते हैं, जिसमें भी इनके स्टडी की, केस स्टडी का मतलब इतिहास से वर्तमान तक की यात्रा को इन्होंने पढ़ा है। ये इतिहास के विरोधी भी रही हैं, लेकिन इनका सिद्धांत क्या था? वर्तमान के आधार पर इतिहास को समझना, वर्तमान के आधार पर इतिहास को समझना। तो आगे हम इनके जितने भी इसके कार्य इन बुक पर उनको डिटेल से पढ़ते हैं। आपको ये डायग्राम हर एक के अंदर मिलेगा। एक इनका द ऑर्डर ऑफ थिंग्स बुक 1966 में आती है और एक द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में, इसका अनुवाद होता है इंग्लिश में, अनुवाद 1989 में। तो ये पुस्तकें आप अच्छे तरीके से देख लेना, इन क्रोनोलॉजी के हिसाब से देख लेना, सन वाइज देख लेना भी पहले कौन सी कब पब्लिश हुई है। अब देख आप यहाँ पर करते हैं, आगे पढ़ते हैं। मिशेल फूको हालांकि अपने आप को उत्तराधुनिक समाजशास्त्री नहीं मानते,
जितने भी फ्रांसीसी विचारक हुए उत्तराधुनिकवादी, वो कोई भी अपने आप को उत्तराधुनिकवादी नहीं मानते हैं, चाहे वो बॉड्रीलोर्ड हो, चाहे वो लियोटार्ड हो, चाहे वो मिशेल फुको हो। इनके विचार व सिद्धांत उत्तर आधुनिक विचारधारा के हैं, इसीलिए इनको उत्तर आधुनिक विचारक कहा जाता है। उनका एक बड़ा तर्क है कि वर्तमान समय में हमारे विचारों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। भी पीछे के बदलावों को देखें और आज के देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। विगत समय में हम जैसा सोचते थे वैसा अब नहीं रहा, सब बदल गया। फूको के अनुसार इस बदलाव के लिए ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति कारक रहे। तो ये मेन फोकस किस पर करेंगे? ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति, ये इनका त्रिकोण है। क्या इनका त्रिकोणा, ये ध्यान रखना है। और पूरा का पूरा आगे जो इनका सिद्धांत है वो इन्हीं पर फोकस रहेगा, ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति पर। इन्होंने अपनी सभी अवधारणाओं को ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति के त्रिकोण के केंद्र में डिस्कोर्स यानी विमर्श को रखा। तो ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति हो गया, और केंद्र में क्या हो गया? डिस्कोर्स या विमर्श। ये क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप। फूको का मानना है कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है, और जो उसे विमर्श से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? विमर्श से। अगले डायग्राम में अभी आपको बताएंगे ये। उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का साधन है, अर्थात जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान उतनी ज़्यादा उसके पास शक्तियाँ, और उतनी ही ज़्यादा व्यक्ति धनी, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, इंजीनियर, इसके बारे में आपको बताया था। अब यहाँ इस डायग्राम से आप समझते हैं तो क्या कहा था इन्होंने भी, अब वर्तमान समय में सब कुछ बदल गया। तो ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति, और इन्होंने क्या कहा, ये कैसे काम करेगा? ये विमर्श से काम करता है। इनके केंद्र में क्या है? विमर्श है। तो ये दर्शन शास्त्री थे, इसलिए ज्ञान मीमांसा करते हैं। दर्शन शास्त्री का काम क्या है? ज्ञान मीमांसा करना। अब पहले ज्ञान मीमांसा का अर्थ समझ लीजिए। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान के बारे में वास्तविकता का पता लगाना। इसमें यह देखा जाता है वास्तविक ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान का उद्गम केंद्र क्या है, ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो ये इन सभी चीज़ों में इनको बारीकी से अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन, इनका जो अध्ययन रहा वो क्या रहा? व्यक्तिगत अध्ययन रहा। व्यक्तिगत अध्ययन का मतलब क्या होता है? किसी एक यूनिट का अध्ययन की इकाई को लेंगे और उनकी डिटेल स्टडी करेंगे, भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की। तो ये पागलपन लिया इन्होंने, चिकित्सा ली, कारागृह लिया, कामुकता ली, इनकी इन्होंने डिटेल से स्टडी की। तो ये इनके 4 व्यक्तिगत अध्ययन और 4 पुस्तकों के अंतर है। वर्तमान से इतिहास को समझना चाहते थे। बाकी लोग क्या कर रहे थे? इतिहास से वर्तमान को समझना चाह रहे थे, ये उल्टा चल रहे थे, उल्टा सॉफ्टवेयर इनके। तो ये क्या समझना चाहते हैं? वर्तमान से इतिहास को समझना चाहते हैं। इतिहास के ये विरोधी रहे हैं। और इन, अब देखो यहाँ पर क्या है ये। अब जैसे अपन पुस्तक पढ़ा था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पुरातत्व, नॉलेज, ज्ञान। भी पुराने समय में जो तत्व या अवशेष बचे उनके आधार पर जो वर्तमान है, इनको मतलब वर्तमान है उसके, उनके संदर्भ में उनको समझने की कोशिश करना। अब ये क्या कहते हैं? देखो विमर्श क्या है? पागलपन है। तो इन्होंने पागलपन की स्टडी की। लगभग 1600 ईस्वी तक जो पागल व्यक्ति थे उनको प्रति लोगों की एक आम धारणा थी भी ये सही है और समाज के साथ ही रहते थे। उसके पश्चात एक धारणा बदलती है, और जो पागल व्यक्ति है उनको लोग समाज के लिए खतरा मानने लगते हैं। यूरोपियन समाज की बात कर रहे हैं, ये समाज के लिए खतरा मानते लगते हैं। तो विमर्श क्या? विमर्श का मतलब क्या हो? ज्ञान और शक्ति से विमर्श आता है। तो जिनके पास शक्ति है, जो शक्तिशाली वर्ग था, जो ज्ञानवान था, उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया कि पागल व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। और पागल व्यक्तियों को कहाँ रखा जाने लगा? पागल खाने में रखा जाने लगा। तो पहले विमर्श क्या था? विमर्श का मतलब होता है भी लोगों की आपस में विचार वार्तालाप करते हैं, और उस वार्तालाप से एक नई धारणा निकल कर आती है, उसको विमर्श या डिस्कोर्स कहा जाता है। तो उस समय में लोगों के भी शुरुआत में क्या था? भी पागल ठीक होते हैं, समाज के अंदर रहने लायक है ये। बाद में ज्ञान और शक्ति के आपस में विमर्श के कारण क्या हुआ? ये विमर्श है ये बदल गया। कैसे बदला? कि पागल व्यक्ति समाज के लिए खतरनाक होते हैं। विमर्श में तर्क दिया जाता है। अब इसमें पागल जो व्यक्ति उनको जेल में डाल देते थे, जिनके पीछे तर्क क्या दिया था? कि ये समाज के लिए खतरनाक होते हैं। और उसके पश्चात दोबारा विमर्शन, जब ज्ञान आया, ज्ञान का मतलब जब मनोविकृति या मनोविज्ञान का आविष्कार होता है, तो ये उस ज्ञान के कारण, और जिनके पास ये ज्ञान था उनके पास शक्ति थी, तो इनके बीच में आपस में विमर्श होता है। विमर्श होता है तो लोग फिर क्या कहते हैं भी ये पागल व्यक्ति जो हैं
इनको पागल खाने में रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको अस्पताल में ले जाकर इनका इलाज भी करवाया जा सकता है। तो उनको समाज का एक हिस्सा मान लिया जाता और हॉस्पिटल जो पागल खाने से इनको जो फूको ये कहाँ ले आए, हॉस्पिटल में ले आए। तो अब ये विमर्श फिर बदल गया। तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं, ज्ञान और विमर्श समय और काल या फिर परिस्थिति के अनुसार ये बदलते रहते हैं। किसके कारण बदलते हैं, विमर्श के कारण। जैसे और एग्जाम्पल देखिएगा, एक डॉक्टर है तो इस डॉक्टर के पास ज्ञान भी है और शक्ति भी है। ये डॉक्टर है तो ज्ञान और शक्ति तो है, लेकिन ये ज्ञान और शक्ति कब होगी इसके पास, विमर्श के कारण। जब यह डॉक्टर है ये मरीज के साथ वार्तालाप करेगा, उसका इलाज करेगा, तो ये विमर्श होगा और उसी से इनके पास शक्ति आएगी और उसी ज्ञान और शक्ति के आधार पर विमर्श का फिर ये निर्माण करता है। और आगे हम इसके ये चारों जो इसके जो व्यक्ति का अध्ययन किया, इनके बारे में एक एक बुक के हिसाब से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इनके बारे में पहले लोग क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं, यह विमर्श कहलाता है। इसका मतलब पहले चिकित्सा के बारे में क्या था, अभी पहले चिकित्सा का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो जो गांव के अंदर एक व्यक्ति होता था, वो शरीर के लक्षण देखकर, जैसे आंखें देखकर, जीभ देखकर, नाखून देखकर इलाज करता था। या कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो नाड़ी देखकर भी कुछ बता देता था भी इसकी ये प्रॉब्लम है, और ये माना जाता था भी वो जो ये कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि उसको पास इतना ही ज्ञान था। फिर द बर्थ ऑफ क्लिनिक, इसका मतलब हॉस्पिटल आए, डॉक्टर के पास विशिष्ट ज्ञान हुआ, और उसके पश्चात क्या हुआ कि जो व्यक्ति के शरीर के अंदर भी जो डॉक्टर है उन्होंने देखा और वो वास्तविकता के बारे में बताने लगे, जांच करने लगे। तो जो विमर्श था वो चेंज हो गया। अब इस किसके कारण चेंज हुआ, विशिष्ट ज्ञान के कारण। तो इनके बारे में आगे आप सबसे पहले आप जान लेते हैं। ये एक तो ये डायग्राम देखना है, इन चारों के अंदर ये बनेगा, और एक हमें इसमें देखना है डिस्कोर्स का मीनिंग। तो डिस्कोर्स का मीनिंग देखिए पहले। डिस्कोर्स का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच होने वाली वार्तालाप या संचार। डिस्कोर्स लैटिन भाषा के डिस्कोर्सिस से बना है, जिसका अर्थ है स्पीच या भाषण। यह लिखित व मौखिक भी हो सकता है, यह अवधारणा से संबंधित विचार है। कोई अवधारणा होगी, जैसे इन्होंने दिया पागलपन हो गया, कामुकता होगी, उससे संबंधित लोगों के जो विचार है वो क्या कहलाता है, विमर्श कहलाता है। वो धारणा विमर्श कहलाती है। डिस्कोर्स का विकास डॉक्टर, एक्सपर्ट और विशिष्ट व्यक्ति करते हैं। मतलब जो जिनके पास विशिष्ट ज्ञान है, जो ज्ञानवान है, वो ज्ञान और शक्ति के कारण विमर्श का निर्माण करते हैं। फूको ने स्थापित किया कि आज के समय में जिनके पास शक्ति होती है, शक्ति जिनके पास होती है उनके शक्ति उनके पास होती है जिनके पास डिस्कोर्स यानी तार्किक शक्ति है। शक्ति व ज्ञान आपस में मिले हुए हैं। इस अर्थ में ज्ञान में उत्पादन, शक्ति और ज्ञान आपस में मिले हुए हैं। ज्ञान से शक्ति अर्जित की जा सकती है और शक्ति से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। इस अर्थ में ज्ञान में उत्पादन शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान से व्यक्ति दूसरों पर शासन करता है, अर्थात ज्ञान एक साधन है। किस चीज़ का साधन है, दूसरों पर शासन करने का, शक्ति अर्जित करने का, उत्पादन करने का। अब ज्ञान साधन कैसे देखो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था, एक डॉक्टर है तो वो उस डॉक्टर के पास ज्ञान है, ज्ञान के कारण ही वो उसके पास शक्ति आई और वो दूसरों पर शासन करता है। शासन करने का मतलब दूसरे उसकी बात को मानते हैं और उसी से वो उत्पादन करता है, पैसे कमाता है। तो डिस्कोर्स या विमर्श का अर्थ किसी वस्तु के बारे में लोगों की बातचीत करने के तरीके या सोचने की पद्धति से है। ये मिलजुल कर लोगों की सामान्य धारणा बनाते हैं। इसका मतलब लोग सोचते हैं, विचारते हैं, तो एक विशेष धारणा का निर्माण हो जाता है और वो धारणा क्या कहलाती है, विमर्श कहलाती है। भारतीय संदर्भ में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारतीय संदर्भ में देखो क्या था, ये हमने लिखा है भूत और हार्ट अटैक। पुराने समय के अंदर क्या था, ये अपना ट्रायंगल था, यहाँ पर व्यक्ति लिख दीजिए आप, या जो भी है। दूसरा अपने क्या बताया, पावर लिप बताया था, और एक ज्ञान बताया था, नॉलेज। तो पहले नॉलेज क्या था, ज़्यादा नॉलेज, ज्ञान नहीं था, तो किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक के से पुराने समय में मृत्यु हो जाती थी। तो एक विमर्श क्या था, धारणा क्या थी, भी भूत ने इसकी गर्दन तोड़ दी, या प्रेत आत्मा या भूत है उन्होंने इसको मार डाला, और सभी लोग इसको मानते थे। लेकिन जब मेडिकल साइंस का विकास होता है, व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान आता है, और अब व्यक्ति उस ज्ञान की शक्ति के कारण नए विमर्श का निर्माण किया। उसने मनुष्य के शरीर को जान लिया और ये बताया कि ये भूतों के
गर्दन तोड़ने से मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति का कोई अंग है, जैसे हार्ट है, उसके फेल हो जाने से, उसका काम बंद करने से मृत्यु होती है। तो अब ये विमर्श काम करने लगे। अब हम कोई नहीं मानते कि भूत है वो व्यक्ति की गर्दन तोड़ते हैं, सारे क्या कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। तो ये विमर्श चेंज हो गया। तो विमर्श और ज्ञान है वो बदलते रहते हैं, लेकिन ये किसके कारण बदलते रहते हैं? ये शक्ति के कारण बदलते रहते हैं। शक्ति और ज्ञान आपस में संबंधित है। और अपने संदर्भ में अपन देखते हैं पीपल और गाय है, पूजनीय माना जाता है इनको। अब गाय के बारे में लोगों की धारणा कैसे बनी? भी क्या कहने लगे, इसमें करोड़ों देवी देवताओं का वास है, यह इसका गोमूत्र हो या फिर गोबर हो ये शुद्ध होता है, और गाय है ये दूध भी देती है, आगे बछड़ा या बछड़ी देकर वंश भी बढ़ाती है, इसलिए गाय की हत्या करना पाप है। तो ये गाय क्या बन गई? एक विमर्श बन गया। इसके प्रति जो एक धारणा थी लोगों की, वो क्या बन गई? एक विमर्श बन गई, और सारे लोग इनका फिर पालन भी करते हैं। इसी तरह से पीपल के बारे में, पीपल को पवित्र माना जाने लगा। महिलाओं के प्रति पहले धारणा क्या थी? एक विमर्श क्या था लोगों के बीच में कि महिलाएं वो घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहेगी, ये बाहर नहीं जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में विमर्श चेंज हो गया। अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। ऐसा ही अछूतों के बारे में भी था, भी उन्हें एक अछूत समझकर एक मुख्य धारा से अलग कर दिया गया था, और ये एक धारणा सेट कर दी गई थी, ब्राह्मण वो सर्वोच्च है, क्षत्रिय उसके बाद है, वैश्य उसके बाद, और जो शूद्र है वो सबसे निम्न है। तो एक समय में ये बात सही मानी जाती थी, लेकिन आज इस बात को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अब विमर्श बदल गया, क्योंकि व्यक्ति के पास ज्ञान आया। जो छूत व्यक्ति थे ये पढ़े लिखे, अब इन्होंने पढ़ाई की, ज्ञान लिया, तो ये अपने हकों के प्रति जागरूक हुए, और वो विमर्श है वो बदल गया। अब आगे अपन देखते हैं इसके अंदर एक एक बुक के हिसाब से यहाँ पर चलेंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर बनेगा, लेकिन ये आप बहुत अच्छे तरीके से इनको करते जाना। अब विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से फूको की कौन कौन सी? ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति। केंद्र में क्या है? ज्ञान, शक्ति, व्यक्ति, योग, और केंद्र में क्या है? विमर्श है। तो इनका जो फोकस है वो किस पर है? ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति। व्यक्ति के लिए शरीर शब्द भी यूज किया गया है, तो शरीर आ जाए चाहे व्यक्ति आ जाए एक ही बात है। अब पहले आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ज्ञान व शक्ति, तो इस पुस्तक के अंदर वो बताते हैं। कैसे बताते हैं? तो सुनिएगा आप, देखिए। फूको की सभी रचनाओं के केंद्र में विमर्श है, और ये त्रिकोण बन रहा है व्यक्ति, ज्ञान और शक्ति का। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें व्यक्ति और वस्तुओं के पीछे हमारे विमर्श वैज्ञानिक व तार्किक है, क्योंकि हर एक के पीछे हम क्या देते हैं? तर्क देते हैं, उनके पीछे विज्ञान है। जैसे हमने क्या कहा था, गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हमने रीजन बताया। पीपल को नहीं काटना चाहिए, हमने रीजन बताया। जो पागल व्यक्ति है उनको पागल खाने में रखो, पहले ये विमर्श था, उसके पीछे रीजन था। क्या रीजन था? कि ये जो समाज है उसके लिए नुकसानदायी है। तो उनके विमर्श जितने भी हैं उनके पीछे कोई न कोई तर्क होते हैं, तथा इन विमर्शों की बुनियाद अतीत में है। ये जो विमर्श है इनकी बुनियाद, नींव कहाँ से शुरू हुई? अतीत से शुरू हुई। कामुकता, पागलपन, ज्ञान, शक्ति आदि के बारे में हमारे जो सोचने विचारने का नज़रिया है, या एक फ्रेमवर्क हमने सेट कर रखा है जिसके अनुसार आप सोचते हैं, उनकी नींव खोजने का प्रयास अपनी इन्हीं कृतियों में करते हैं। भी जो अपना आप किस तरह सोचते हैं उसके बारे में इन्होंने जानने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये पुस्तक आती है इनकी 1969 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। 1989 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इस पुस्तक में उत्तर आधुनिकवादियों की तरह ज्ञान की मीमांसा की गई। ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान का उद्गम कैसे हुआ आदि की समुचित जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। फूको इस पुस्तक में ज्ञान की खोज पुरातत्व मतलब पुराने समय में, इतिहास में करते हैं। वे पुरातत्व के माध्यम से ज्ञान के विमर्श को समझना चाहते थे। पुरातत्व इतिहास व ज्ञान की एक पृथक शाखा है, जिसके अंदर प्राचीन अवशेष है, उनके आधार पर स्टडी की जाती है। इसमें सभ्यताओं के विकास व वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य वस्तुओं के आधार पर विमर्श को खोजना है। इसका मतलब पुराने समय में लोग कैसे सोचते थे, कैसे विचार करते थे, उस तरह से सोचना। इसका पुरातत्व में जो वस्तु है प्राचीन समय में, उनके आधार पर अंदाज़ा लगाना कि वो लोग कैसे सोचते थे, कैसे उनका रहन सहन था, मतलब ज्ञान मीमांसा करना। उनका उद्देश्य यह जानना है कि पुरातत्व की वे कौन सी प्रविधियाँ हैं और सिद्धांत है जो लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। मतलब वो कौन से तरीके हैं जिनसे लोगों की सोच प्रभावित होती थी, लोगों की सोच नियमित होती थी और नियंत्रित होती थी।
अब ये जो पुस्तक लिखी इसके 2 साल के बाद 1971 में द ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स थीम पर उन्होंने एक व्याख्यान दिया था। इसमें शक्ति की वंशावली को जानने पर यह फोकस किया इन्होंने। तो शक्ति की वंशावली ये अवधारणा भी किसकी है? मिशेल फूको की है। पुरातत्व काल में वस्तुओं व घटनाओं के बारे में जो विमर्श या ज्ञान था उसका उद्गम लोगों में था, व्यक्ति में नहीं थी। इसका मतलब पुराने समय में जो विमर्श था उसका कारण समाज को माना जाता था, लोगों को माना जाता था। परंतु वर्तमान समय में समाज या लोग की जगह सब्जेक्ट का महत्व हुआ। सब्जेक्ट का मतलब व्यक्ति का महत्व बढ़ा है। किसी भी विमर्श के निर्माण में अब उस समय में व्यक्ति गौण था, परंतु वर्तमान समय में व्यक्ति है वो प्रमुख है। तो यहाँ पर हम देखो एक छोटा सा ये दिखाया गया है कि विमर्श क्या है। जो विमर्श है, विमर्श का मतलब लोगों की धारणा कैसे बनी। प्राचीन काल में ज्ञान का उद्गम क्या था? ज्ञान का उद्गम कौन था? लोगों का, लोग या समूह थे और वस्तुनिष्ठ था, सभी लोग मिलकर कोई अवधारणा बनाते थे। आधुनिक समय में ज्ञान का उद्गम किससे होता है? व्यक्ति से होता है। इसका मतलब व्यक्तिनिष्ठता आ गई। अब व्यक्तिनिष्ठता आने का मतलब व्यक्ति को केंद्र में रखकर सोचा जाने लगा। तो ज्ञान प्रत्येक काल में बदलता रहता है। विमर्श के बारे में पुरातत्व में विचार का उदाहरण पंडित नेहरू की पुस्तक भारत खोज में मिलता है। देखो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। पंडित नेहरू एक पुस्तक लिखते हैं भारत एक खोज, भारत की खोज। इस पुस्तक में वो ताम्र युग का जिक्र करते हैं। ताम्र युग, तो ताम्र काल में क्या होता था? जो प्रौढ़ व्यक्ति होते थे वो अपने पेट के चारों तरफ तांबे की प्लेट बांध कर रखते थे, परतें बांध कर रखते थे। उनसे जब पूछा गया अब इस क्वेश्चन का भी, ऐसा क्यों करते हो? तो जवाब था कि उस समय मतलब प्रौढ़ काल है, इस तक मनुष्य की बुद्धि है वो पूरी विकसित हो जाती है, इसीलिए पेट के ऊपर ये पट्टियाँ बांध कर रखते हैं ताकि बुद्धि है वो पेट से बाहर, पेट फाड़ कर बाहर न निकल जाए। तो उस समय भी विमर्श क्या था ये देखिएगा। उस समय में विमर्श ये था कि बुद्धि मनुष्य के पेट में होती है, इसीलिए वो पेट से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन समय के अनुसार ये विमर्श बदल गया। अब क्या कहते हैं कि बुद्धि कहाँ होती है? बुद्धि मस्तिष्क में होती है। इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे। पहले विमर्श क्या था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर, सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और सभी लोग इस पर सहमत थे। लेकिन बाद में किसी व्यक्ति ने आकर इस पर खोज की और उसने क्या कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अब हम इस विमर्श को फॉलो कर रहे हैं। तो विमर्श है, विमर्श का मतलब एक धारणा किसी भी विषय के संबंध में, और वो बदलती रहती है। जो जो ज्ञान बदलेगा वैसे वैसे वो धारणा भी बदलती रहती है। तो अब इसी में ये बताया गया, ताम्र भारत की खोज में देखने को मिलता है। उसमें एक जगह लिखा है कि ताम्र काल में जब व्यक्ति प्रौढ़ हो जाते थे तो अपने पेट के चारों ओर तांबे की पट्टियां बांध कर रखते थे। इसका कारण वे मानते थे कि इस आयु तक बुद्धि बहुत आ जाती है और तांबे से नहीं बांधा गया तो वह पेट से बाहर आ जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि इस काल का विमर्श था कि बुद्धि मस्तिष्क में न होकर पेट में होती है। विस्तृत रूप में देखें तो फूको की सभी रचनाओं में एक नाटक है और नाटक के 3 कोण है। उसके 3 कोण कौन कौन से? शक्ति, ज्ञान और व्यक्ति। यही त्रिकोण उनकी रचनाओं की पुनरावृत्ति थीम है। कई बार ये पूछा जा सकता है कि फूको का पुनरावृत्ति थीम क्या है? तो पुनरावृत्ति थीम क्या है? शक्ति, ज्ञान और व्यक्ति, और इनके केंद्र में क्या है? विमर्श है। विमर्श के पीछे तर्क। अब विमर्श क्या था उस समय? विमर्श ये था कि मनुष्य की बुद्धि है वो पेट में होती है और इसके लिए वो पेट के चारों तरफ पट्टियां भी बांधते थे। तर्क क्या देते थे? कि बुद्धि बाहर न निकल जाए, तो इसमें तर्क भी दिया जाता है। तो ये विमर्श है। ज्ञान काल के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन अब आप ऐसा नहीं मानते। इसका मतलब ज्ञान है वो काल के अनुसार बदल गया। अब अगली जो उनकी पुस्तक है उसकी आप व्याख्या करते हैं कि त्रिकोण सभी में है। ये पुनरावृत्ति थीम है। पागलपन और सभ्यता, मनोविकृति संबंधी ज्ञान और शक्ति। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन हमने बताया, इनकी पीएचडी का टॉपिक भी था। 1961 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई इनकी। साइकोमेट्रिक नॉलेज एंड पावर, पागलपन व सभ्यता पुस्तक 1961 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई तथा 1989 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। पुस्तक का केंद्र बिंदु क्या था? ज्ञान मीमांसा था। इसमें मनोविकृति संबंधी ज्ञान की चर्चा। कौन सा ज्ञान? भी पहले तो पागलों को क्या माना जाता था कि ये समाज के लिए खतरनाक है, इसलिए इनको पागल खाने में रख दो। तो मनोविकृति संबंधी ज्ञान, इसका मतलब बाद में व्यक्ति मनोविकृति संबंधी ज्ञान हुआ तो उसके पास शक्ति आई और उसने क्या कहा? भी पागल खाने में रखने की जरूरत नहीं है,
मेंटल डिसऑर्डर है, इसका इलाज संभव है, इलाज किया जा सकता है। तो फूको पागलों का अध्ययन कहाँ से कहाँ करते हैं? मध्यकाल से लेकर ज्ञानोदय काल तक। पागलों को 1600 ईस्वी से पहले पागल खाने में नहीं रखा जाता था। 17वीं शताब्दी के बाद यूरोप में पागलों, विक्षिप्तों को पहली बार समाज से अलग अपराधियों की तरह पागल खानों में रखा जाने लगा था। मतलब जैसे अपराधियों को रखते हैं वैसे ही तर्क क्या दिया गया था कि समाज के लिए हानिकारक है। 19वीं शताब्दी में मनोरोग विज्ञान का उद्भव हुआ और इलाज संभव हुआ। अब पागल व्यक्ति पुलिस का विषय नहीं रहा था, क्योंकि अब ज्ञान आया, ज्ञान से शक्ति आई और शक्ति से पागल व्यक्ति को जेल से पागल खाने से मुक्ति मिली। अब अपराधियों को अलग पागल खानों में। अच्छा, इसके बाद आप कहाँ पढ़ रहे थे? ये 19वीं शताब्दी में मनोरोग विज्ञान का उद्भव हुआ और इलाज संभव हुआ। अब पागल व्यक्ति पुलिस का विषय न होकर, मतलब अब उसको पुलिस ले जाकर पागल खाने में नहीं छोड़ेगी, चिकित्सा का विषय बन गया। मतलब अब पागल व्यक्ति पागल खाने में न होकर चिकित्सालय में पहुंच गया। इस प्रकार फूको कहते हैं कि ज्ञान के विकास, कौन से ज्ञान का विकास? मनोरोग विज्ञान का विकास में किसी धारणा, पागलपन की धारणा या विमर्श को बदलने की शक्ति है। तो कैसे बदल दिया विमर्श को? भी पहले पागल व्यक्ति को समाज विरोधी माना जाता था, समाज का एक पार्ट स्वीकार नहीं किया जाता था और उनको समाज से बाहर पागल खाने में रखा जाता था। लेकिन मनोविज्ञान, इस ज्ञान ने इस विमर्श को बदल दिया और क्या माना? भी पागल व्यक्ति ये समाज के एक पार्ट है, इनका इलाज करके वापस वहाँ पर लाया जा सकता है। तो जिनके पास विशिष्ट शक्ति है वही शक्तिशाली हुआ। तो यहाँ विशिष्ट शक्ति किसके पास हुई? मनोविज्ञानी के पास, अर्थात ज्ञान ही शक्ति है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया तो उनके पास शक्ति आई। ज्ञान से व्यक्ति दूसरों पर शासन करता है। ज्ञान एक साधन है, वे अपने अध्ययन के माध्यम से ज्ञान व शक्ति संबंधों को स्पष्ट करते हैं। पागलों, अपराधियों को ज्ञान से अर्जित शक्ति से जेल भेजते हैं। पहले ज्ञान से अर्जित शक्ति के माध्यम से व्यक्तियों को जेल भेजा जाता था। जिनके पास शक्ति थी, जो शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने इनको समाज के खिलाफ माना, एक विमर्श सेट कर दिया भी ये समाज के लिए खतरनाक है और इनको जेल भेज देते थे। जेल भेजने के पीछे ज्ञानी या शक्तिशाली व्यक्ति तर्क भी दिया जाता था कि ये लोग समाज के लिए खतरा है। एक ये भी आता है, तर्क पागलपन की अंतिम भाषा। ये बात किसने कही? तो ये भी मिशेल फुको की है। इन्होंने ऐतिहासिक असत्यता की अवधारणा दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐतिहासिक असत्यता की अवधारणा किसकी है? तो ये किसकी है? मिशेल फुको की। इसका अर्थ है वर्तमान के आधार पर इतिहास को समझना। इतिहास को आप कैसे समझेंगे? वर्तमान के आधार पर समझेंगे। अब ये देखिए, इसके अंदर आप पढ़ते हैं डिस्कोर्स। तो एक सेकंड, अपना वापस उसी पर पहुंचते हैं। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, ये आ गया वापस। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें क्या है? विमर्श में वही बातें बताई गई भी ज्ञान, जब ज्ञान नहीं था तो पागल व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता था। अब ज्ञान आया तो इसे पागल ने के सभ्य माना जाने लगा और इसका इलाज संभव हुआ। तो ये जो शक्तिशाली बना, ये कि इलाज के माध्यम से कौन बना? डॉक्टर। इलाज कैसे हुआ? ज्ञान के कारण। तो अब क्या तर्क क्या दिया जाने लगा? भी ये गैर सामाजिक नहीं है, इसे सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ज्ञान और शक्ति ये किसके कारण आता है? विमर्श के कारण। भी डॉक्टर और लोगों के बीच में जब विमर्श हुआ तो एक मतलब आपस में विमर्श हुआ तो ही ज्ञान और शक्ति का महत्व है। डॉक्टर जब मरीज से मिलेगा नहीं तो उसके न तो ज्ञान का पता चलेगा और न शक्ति का पता चलेगा, तो विमर्श नहीं आएगा। और जब ज्ञान नहीं था पहले, तो पागल को क्या तर्क दिया जाता था इसके पीछे, जेल भेजने के पीछे, कि यह समाज के लिए हानिकारक है। वर्तमान में पागल सभ्य दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों के बीच में भयंकर मौन है। ये बात कौन कहते हैं? मिशेल फुको। ज्ञान व शक्ति का अद्भुत प्रबंध। तो ये अपने इन जो ये अध्ययन है, इसमें ज्ञान और शक्ति के अद्भुत प्रबंध की बात करते हैं। विज्ञान और शक्ति दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ज्ञान का सही तरह से प्रयोग करके शक्ति हासिल की जाती है और वो शक्ति है वो उत्पादन का केंद्र भी है, उससे आर्थिक उत्पादन भी होता है। फ्रांस में लाखों पागलों, गरीबों, भिखारियों, बेरोजगारों को किसी न किसी कारण से जेल भेज दिया जाता था। और जेल भेजने का काम कौन करते थे? अभिजन समाज के लोग करते थे। अभिजन समाज के लोग क्यों करते थे? क्योंकि ये इन पागलों, गरीबों, भिखारियों के और बेरोजगारों के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने एक विमर्श सेट कर दिया। विमर्श सेट क्या कर दिया? कि समाज के लिए खतरनाक है। तो उस समय सत्ता किनके हाथ में थी? अभिजन लोगों के साथ में थी। तो इन्होंने यह तर्क देकर कि यह समाज के लिए हानिकारक है, इनको जेल में भेज दिया। उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए उनके लिए अलग नियम बना देता है। जैसे भारत में छुआछूत के लिए, भारत में छुआछूत के लिए क्या हुआ? भी जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग को अपने साथ नहीं रखना चाहता,
तो एक उच्च वर्ग के पास सत्ता थी, पावर थी, एजुकेशन भी थी। तो उन्होंने एक धारणा क्या सेट कर दी थी, भी इनके संपर्क में कोई भी आएगा, इनको छू लेगा, इनकी परछाई टच में हो जाएगी या इनके हाथ से कुछ खा पी लेगा तो वो क्या होगा, अपवित्र हो जाएगा, फिर उसको पवित्र करना पड़ेगा। तो ये एक विमर्श ही तो था जो ज्ञान के माध्यम से सेट किया गया था। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा अभिजन या उच्च लोगों ने क्यों किया, क्योंकि अब ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा छुआछूत का ऐसा विजन क्यों, विमर्श क्यों सेट किया, क्योंकि वे इस क्षेत्र में दक्ष थे, ज्ञानी थे, विशिष्ट थे, उनके पास सत्ता थी, पावर थी, ज्ञान भी था और शक्ति भी थी। इससे नए विमर्श का निर्माण हुआ। परिवार, नातेदार, समाज, कोई भी व्यक्ति वो पागल को जेल भेज देते थे। विशिष्ट ज्ञान की शक्ति के कारण तथा कानून तथा मनोरोग चिकित्सक के कारण इन्हें वापिस जेल से बाहर ले आए। कौन, जो चिकित्सक हैं, ये किस कारण से, प्रमाणित विशिष्ट ज्ञान थे, झूठे ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान से। इस तरह ज्ञान व शक्ति में विचित्र तालमेल की व्याख्या फूको ने पागलपन व सभ्यता में की है। इसके बाद द बर्थ ऑफ क्लिनिक, लाइफ एंड डेथ। अब यहाँ पर भी वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों की बात करते हैं। तीनों चीज़ों में कौन से, पहले विमर्श के अंतर्गत क्या था, वे लोगों के पास ज्ञान नहीं था तो शक्ति नहीं थी, और एक ही व्यक्ति लोगों का इलाज करता था, वो शरीर को देख रहा, लक्षणों को देख कर इलाज करता था। लेकिन जब बर्थ ऑफ क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल आए तो लाइफ एंड डेथ के बीच में कड़ी के रूप में कौन आ गया, डॉक्टर एक कड़ी के रूप में आ गया। डॉक्टर कौन होता है, जिनके पास विशिष्ट ज्ञान होता है। उसी ज्ञान और शक्ति के कारण फिर ये व्यक्ति को बचा भी लेता है, उसको मतलब किसी तरह की कोई तकलीफ है तो उसको ये ठीक भी कर देता है। तो ये बर्थ ऑफ क्लिनिक है, ये पुस्तक 1963 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई, 1973 में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इस पुस्तक का उपशीर्षक क्या था, एन आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में भी इन्होंने ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति के आपसी संबंधों की खोज की थी। तो बात वही आ गई, भी त्रिकोण की पुनरावृत्ति इनका थीम रहा, तथा चिकित्सा क्षेत्र के बदलावों को रखा भी। पुराने समय में चिकित्सा क्षेत्र में कैसे काम होते थे और वर्तमान में कैसे होने लगे। प्राचीन समय में शारीरिक क्लिनिक विधि थी। शारीरिक क्लिनिक विधि कौन सी होती, शरीर को देखकर इलाज करना भी, जैसे आंखें देख ली या फिर नाखून देख लिए, नाड़ी देख ली, कहीं शरीर या नाड़ी या बाहरी लक्षणों को देखकर व्यक्ति का इलाज किया जाता था। 18वीं शताब्दी में चिकित्सा में नई पद्धति का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में चिकित्सा की एक नई संरचना का विकास हुआ। और देखो यहाँ पर शव परीक्षा तथा शारीरिक जांच या अवलोकन द्वारा सभी शारीरिक अंगों की पहचान व ज्ञान हासिल कर लिया गया। शव परीक्षा का मतलब क्या होगा, जिसकी डेथ हो गई उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे, तो उससे डॉक्टर ने उससे निरंतर उसका ज्ञान बढ़ता गया। अब डॉक्टर को ये पता लग गया फेफड़े क्या काम करते हैं, गुर्दे क्या काम करते हैं, गुर्दे कहाँ होते हैं, फेफड़े कहाँ होते हैं, हार्ट कहाँ होता है। तो शव परीक्षा से शारीरिक जांच की और डॉक्टर निरंतर अवलोकन करता गया, मतलब गहनता से देखता गया। इनके लिए वो एक गेज सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर टकटकी लगाकर देखता रहता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। सभी शारीरिक अंगों की पहचान व ज्ञान हासिल कर लिया। अब आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो चाहे वो अल्ट्रासाउंड मशीन हो, चाहे एमआरआई हो, एंडोस्कोप हो, इन सभी के माध्यम से अपने शरीर की आंतरिक संरचना को देखा जाता है। तो शरीर के अंदर विज्ञान की शक्ति के कारण, विशिष्ट ज्ञान के कारण डॉक्टर है वो मनुष्य के शरीर को अंदर तक जानने लगे, अंदरूनी तरीके से वो जानने लगे, उसके आधार पर इलाज करने लगे। चिकित्सक ने मरे हुए शरीर को देखकर जीवित को जान लिया। बहुत अच्छी लाइन है, इस पर ध्यान से सोचना। चिकित्सक ने मरे हुए शरीर को देखकर जीवित को जान लिया। इसका मतलब जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसके हर एक अंग को देखकर उसने जीवित व्यक्ति को समझ लिया भी कहाँ कौन कौन से अंग हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, क्या किस अंग में क्या दिक्कत आने से कौन सी बीमारी हो सकती है। फूको इसके लिए क्लिनिक अवलोकन और गेज या टकटकी लगाकर देखने का शब्द प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो डॉक्टर हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से देखते हैं, और इसको इन्होंने क्या कहा, अवलोकन या गेज या अर्थात टकटक। गेज का मतलब क्या था, घूरना, टकटकी लगाकर देखना। चिकित्सक टकटकी लगाकर मरीज को देखता है, वैसे ही उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। अब वह मरीज, अब जो डॉक्टर है वो क्या हो गया, मरीज वह मरीज और मौत के बीच में कड़ी बन गया। मरीज का मतलब जीवन और मौत के बीच में कड़ी बन गया। अब यही दक्षता उसे ज्ञानी बनाती है, मतलब उसके पास ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान के कारण वह शक्तिशाली भी है। इस तरह से यह शक्ति केवल इसी डॉक्टर के पास ही नहीं है,
वकील, अध्यापक, इंजीनियर आदि विशिष्ट ज्ञान के कारण शक्ति संपन्न है, जो उन्हें अपार धन देती है। 3 ट्रायंगल हो गए, ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति। पहले विमर्श क्या था, नाड़ी देखकर इलाज कर देते थे, शक्तिहीन थे क्योंकि विशिष्ट ज्ञान उनके पास नहीं था। बाद में विशिष्ट ज्ञान आता है, शरीर की जांच की जाने लगी, तो एक विमर्श, नया विमर्श सेट हुआ, और इसके लिए इसी ज्ञान के कारण व्यक्ति वो शक्तिशाली हुआ, और शक्तिशाली होने के कारण वो धन भी कमाने लगा। तो जीवन और मृत्यु के बीच में डॉक्टर एक मुख्य कड़ी हो गया, और ये विशिष्ट ज्ञान के कारण इसके पास शक्ति भी आई। और ये जो विशिष्ट ज्ञान और शक्ति है, ये सत्ता का मतलब लोग उसके प्रभाव को स्वीकार करते हैं, और इसके कारण वो धन भी कमाने लगा। तो ज्ञान शक्ति का आधार है, जिसके आधार पर व्यक्ति धन कमाता है, पैसे कमाता है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में अनुशासन की बात करते हैं, ये बताते हैं इसके अंदर डिसिप्लिन एंड पनिश भी पुराने समय में कैसे दंड दिया जाता था, अनुशासन क्या था, ये अनुशासन से संबंधित है। तो डिसिप्लिन एंड पनिश पुस्तक है ये, द बर्थ ऑफ प्रिजन उपशीर्षक। प्रिजन का मतलब क्या होता है, कारावास या जेल। तो सजा कहाँ दी जाती है, कारावास के अंदर। तो इस उपशीर्षक के साथ 1975 में प्रकाशित हुई तथा 1979 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक में अपराध के लिए फांसी की सजा से कारागार व्यवस्था तक की यात्रा का वर्णन किया गया। पुराने समय में क्या होता था, व्यक्ति को फांसी दे दी जाती थी, चौराहे पर फांसी दी जाती थी, अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनकी आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून की धारणा का प्रचलन था। तो वो जो सत्तासीन लोग थे, वो लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए, उनको अपनी सत्ता का एहसास कराने के लिए चौराहे पर इस तरह से अमानवीय रूप से उनकी मृत्यु देते थे, और लोग हाथ बांधे उनको देखते रहते थे। तो ये क्या था, ज्ञान था सत्ता के कारण। और दंड कैसे दिया जाता है उसके लिए एक अलग तरह का विमर्श सेट हो गया था। तो देखो, यूरोप में मध्यकालीन युग में यूरोप में अपराधी को शारीरिक और अमानवीय दंड दिया जाता था। वर्तमान समय में जो दंड दिया जाता है वो शारीरिक दंड न देकर वो आत्मिक दंड होता है, आत्मा या चेतना के लिए। पहले दंड शरीर को दिया जाता था। इसमें सत्ता पर काबिज लोग सार्वजनिक रूप से चौराहे पर अपराधी को खड़ा करते हैं, उसके शरीर के नोचते हैं, मांस से खून बहता है, हाथ काट देते हैं, आंख फोड़ देते हैं, सिर काट देते हैं, लोग हाथ बांधे देखे रहते हैं। इन यातनाओं से यह बताने का प्रयास किया जाता है कि लोग सत्ता में हैं, इनके पास शक्ति है। इसके पश्चात अपराधियों को कारागृह में रखा जाने लगा। तो पहले क्या था, चौराहे पर फांसी दे दी जाती थी या मार दिया जाता था। उसके बाद कारागृह में या जेल में रखा जाने लगा। यह बंदियों को विकृत कर देती है, यह अनैतिक और यह भी अनैतिक और अमानवीय था। इसमें व्यक्ति उस पर बुरा प्रभाव पड़ता था। कारागृह व्यवस्था का उदय पूंजीवादी व्यवस्था था, क्योंकि जो पूंजीपति व्यक्ति थे उन्होंने जो निम्न वर्ग था उससे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बना दिए, और इन नियमों को तोड़ने वाले को ये जेल में डाल देते थे। तो क्योंकि पूंजीवाद अनुशासनात्मक व्यवस्था चाहता था जिनसे उनके हित सुरक्षित रहे। कारागृह व्यवस्था में दंड का केंद्र शरीर न होकर आत्मा या चेतना होती है। अब सिसेर, बोक्करिया, सदरलैंड, एडवर्ड लेमर्ट, बेकर, तो ये पुराने समय में उस समय की बात है जब ये माना जाता था कि अपराध के लिए व्यक्ति समूह अपराध है वो व्यक्ति ने किया है तो व्यक्ति को दंडात्मक दंड दिया जाता था, मतलब उसको कुचल दो ताकि कोई दूसरा अपराध न कर सके। शारीरिक लक्षणों को देखकर दंड दिया जाता था। उस समय लोम्ब्रेसो की जो स्टेटमेंट थी उसको ध्यान में रखा जाता था भी अपराधी जन्मजात होता है, अपराधी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। उसके पश्चात सीसरे, बोकारिया, सदरलैंड ने विभिन्न संपर्क का सिद्धांत दिया। एडवर्ड लेमर्ट और बेकर ने चिन्हीकरण का सिद्धांत दिया, और उन्होंने क्या बताया भी अपराध के लिए जन्मजात गुण जिम्मेवार नहीं होते बल्कि समाज जिम्मेवार होता है। तो ये सदरलैंड चिन्हीकरण का सिद्धांत देते हैं जिसमें अपराधी व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए समाज जिम्मेवार है। सदरलैंड विभिन्न संपर्क का सिद्धांत देते हैं जिसके अंदर व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए समाज को जिम्मेवार माना है। तो अपराध के जन्मजात सिद्धांत को नकार दिया, अपराध के लिए समाज को जिम्मेवार मानकर सुधारात्मक उपाय करने पर बल दिया भी। अब व्यक्ति को कुचलना नहीं है, दमनात्मक कानून नहीं होने चाहिए, प्रतिकारात्मक कानून होना चाहिए, सुधारात्मक कानून होना चाहिए। इसी कड़ी में जर्मी बेथम टावर मॉडल की बात करते हैं। तो टावर मॉडल की बात कौन करते हैं, जर्मी बेथम। टावर क्या होता है, इन्होंने क्या कहा था, जो जेल है उसके बीच में एक बड़ा सा टावर बना लो। टावर बनाकर नीचे जितनी भी जो जेल की कोठरियाँ बनी हुई उस पर निगरानी रखी जा सकती है। अब ये क्या कहते हैं भी ये जो चीज़ है ये केवल जेल के अंदर ही नहीं बनानी है, आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी बना सकते हो। एक ऊंचाई पर बना ली,
वहाँ पर जो हेड है वो बैठ जाएगा और इन सब की निगरानी करता रहेगा। तो इन्होंने टोवर मॉडल का बात किया था। लेकिन ये शारीरिक जो दंड देना या फिर दमनात्मक करना या खून के बदले खून, इस चीज़ के विरोध में थे। तो ये सुधारात्मक की तरफ बढ़े। तो इसका मतलब ये बताया भी पुराने समय में दंड कैसे दिया जाता था और अब क्या दंड दिया जाने लगा। आगे इससे भी आगे चलकर ये क्या बात करते हैं कि वर्तमान समय में पूरा जो समाज है वो एक जेल के समान है। जैसे जेल में भी अनुशासन होता है और जेल से जो व्यक्ति निकल कर आता है तो उसमें सुधार होकर निकल कर आता है। इसी तरह से अपना परिवार है, तो परिवार में भी तो अनुशासन है, परिवार के नियमों का पालन करना पड़ता है, बड़ों की बातों को मानना पड़ता है। तो ये भी एक क्या होगी, जेल के समान होगी, जिससे शानदार नागरिक निकलते हैं। स्कूल या कॉलेज है, उसमें भी अनुशासन है, नियमों का पालन करना पड़ता है। जो बच्चे हैं वो टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, अनुशासन में रहते हैं और उनसे कोई IAS ऑफिसर निकलता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई इसमें कलरक बनता है, कोई समाज के अंदर कहीं योगदान देता है, कोई कहीं योगदान देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, एक जेल कारा जो फूको है, ये पूरे समाज को एक कारागृह मानते हैं। कारागृह के समान परिवार, स्कूल, अस्पताल, कारखाने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं। जेल ज्ञान का एक उपकरण मात्र है। जेल तो क्या है, व्यक्ति को ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से उसने उपकरण बना लिया, इससे व्यक्ति सुधर कर बाहर आता है। अब इन्होंने वही चीज़ें यहाँ दिखा दी, फिर तीनों चीज़ें। अब विमर्श क्या था, पुराने समय में विमर्श क्या था, जिनके पास सत्ता थी उनके पास ज्ञान था और उसी ज्ञान से उस शक्ति का प्रयोग करते थे और क्या मानते थे कि खून के बदले खून देना है, लेना है, हाथ के बदले हाथ काटना है, अमानवीय रूप से चौराहे पर व्यक्ति को मार दिया जाता था। ये पुराने समय में था। लेकिन वर्तमान समय में अपराधी है वो व्यक्ति को माना जाने लगा और उसको दंड कैसे देते, सुधारात्मक होते हैं, प्रतिशोधात्मक होते हैं, दमनात्मक नहीं होते। अब क्या माना जाता है, विमर्श क्या हो गया, अभी जो अपराधी ने अपराध किया है उसके कहा भी क्या नहीं, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। और पहले क्या होता था, अपराधी से घृणा करो, क्योंकि अब उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। तो एक धारणा चेंज हुई है। अगला पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, कामुकता पर चर्चा, स्पीकिंग ऑफ सेक्स। काफ़ी फेमस बुक रही, बताया था ना, इसके 6 चरणों में इनकी योजना थी, लेकिन मृत्यु के कारण 3 इसके वॉल्यूम में प्रकाशित हो पाए। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक 1978 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई, 1980 में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। यह पुस्तक का पहला खंड था। दूसरा खंड द यूज ऑफ लेजर 1984-85 में। तीसरा खंड द केयर ऑफ सेल्फ 1984-86 में प्रकाशित हुआ। इसे 6 खंडों में प्रकाशित करना चाहते थे, परंतु 1984 में मृत्यु के कारण 3 खंड शेष रह गए। प्रकाशित खंडों में पहले 2 खंडों में फूको अपना ध्यान पश्चिमी समाज की कामुकता पर देखते हैं। भी वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो कामुकता या यौन या सेक्स उसको किस नज़रिए से देखता था। तीसरे खंड में यूरोप के रोम में ईसा पूर्व कामुकता की जो प्रति जो विमर्श था उसकी चर्चा करते हैं। मतलब कामुकता या सेक्स को लोग कैसे समझते थे पहले। भी पुराने समय में सेक्स के ऊपर बातें करना पर पाबंदी थी। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर विवाह या परिवार तक ये बात सीमित थी, पूरा समाज इसके ऊपर मौन था। उसके बाद सत्ता पर कौन से लोग शामिल हुए, विलासी लोग शामिल हुए सत्ता पर। तो उन्होंने इस सेक्सुअलिटी को, कामुकता को अपनी नंगी आंखों से देखा, निहारा, इनको भोगा और उनको प्रेरित किया। तो कामुकता अलग तरह से प्रचलन में। इसके पश्चात कामुकता पर लोग खुलकर बोलने लगे और आज हम देखते हैं कई जगह पर सेक्स एजुकेशन भी दी जाती है। तो ये धीरे धीरे कैसे परिवर्तित हुई उसके बारे में इन्होंने डिटेल से इसकी विवेचना यहाँ पर की है। तीसरे खंड में वे स्थापित करते हैं कि कामुकता का संबंध शक्ति और व्यक्ति के साथ है। इसमें शक्ति, ज्ञान व भोग विलास के संबंधों की चर्चा की गई है। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोपियन समाज कामुकता पर मौन था। मतलब सेक्स पर चर्चा करने पर पाबंदी थी, इस पर लोग कोई चर्चा नहीं कर सकते थे। परिवार व वैवाहिक जीवन के अलावा कामुकता की चर्चा करना वर्जित था। धर्म व नैतिकता के आधार पर कामुकता को किसी भी विमर्श पर बातचीत करना अच्छा नहीं समझा जाता था। परंतु 18वीं शताब्दी में ऐसा युग आया कि सत्ता पर जो काबिज लोग थे उन्होंने कामुकता को उभार दिया। इन्होंने कामुकता को देखा, भोगा और कामुकता का विमर्श लोगों को विमर्श बन गया। इसका मतलब कामुकता के प्रति इन्होंने जो धारणा बनाई वही धारणा लोगों की बन गई थी। पहली बार खुलकर कामुकता पर चर्चा होने लगी, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी।
कामुकता को सामाजिक व आर्थिक समस्या के रूप में भी देखा जाने लगा, क्योंकि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी तो इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाने लगा, आर्थिक समस्या के रूप में भी देखा जाने लगा। कामुकता सत्ता के हाथों में आ गई और अब जैसे जो परिवार नियोजन का प्लानिंग आई तो उसके तहत जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने की प्लानिंग की गई। दूसरा, जो गवर्नमेंट है सत्ता पर इन लोगों, उन्होंने बच्चों की पॉलिसी बना दी भी 2 या 3 से अधिक बच्चे आप नहीं कर सकते। तो कामुकता अब सत्ता के हाथों में आ गई थी और कई जगह पर आप देखते हैं जो वेश्यावृत्ति है उसको लीगल घोषित किया गया, लाइसेंस भी जारी किए गए। तो इन सब पर कंट्रोल किसका हो गया? सत्ता पर कंट्रोल हो गया, वो अपनी मर्जी से इसको प्रयोग करने लगे। चिकित्सा पद्धति ने कामुकता में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पहले कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम हो जाती थी तो परिवार के सदस्य या फिर नाड़ी वैद्य के द्वारा उनका इलाज करवाया जाता था, परंतु अब क्या हुआ, इसमें चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उस समस्या का इलाज किया जाने लगा। दूसरा, इसमें चिकित्सा है वो जैसे बर्थ कंट्रोल के ऊपर भी नियंत्रण करने लगी, तो इसमें कामुकता के अंदर चिकित्सा का भी संचार हुआ। और अब कामुकता का एकमात्र आधार नैतिकता रह गया। इसमें अब किसके आधार पर वर्णन किया जाने लगा? नैतिकता के आधार पर। फूको कामुकता के इतिहास में इन तीनों खंडों में शक्ति, सत्ता व ज्ञान की अद्भुत रूप से चर्चा करते हैं। 17वीं शताब्दी में क्या था? विमर्श क्या था? कामुकता पर कोई चर्चा नहीं करेगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है, धर्म और नैतिकता से संबंधित थी। 18वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि इस पर इसका एक अलग विमर्श सेट हो गया। अब इसको भोगना है, इस देखना है, और ये इस पर लोग खुलकर चर्चा भी करने लगे थे। और 19वीं शताब्दी या वर्तमान की हम बात करें तो सेक्स एजुकेशन भी दी जाने लगी और पूरे समाज में इसमें काफ़ी ओपननेस आया, एक अलग तरह का विमर्श सेट हो गया। तो अब क्या है, इसके ये जो ज्ञान विमर्श है, ये धारणा बनी, ये किससे बनी? आपसी जब कांटेक्ट हुआ, संपर्क हुआ, संचार हुआ, और किसके कारण? ज्ञान के आधार पर और उस शक्ति का प्रयोग करके विभिन्न व्यक्तियों ने मिलकर एक विमर्श का निर्माण किया। तो विमर्श और ज्ञान ये समय के अनुसार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। अब अपन फूको की शक्ति की अवधारणा करते हैं। फूको की शक्ति की अवधारणा जर्मनी के दर्शन शास्त्री फ्रेडरिक नीत्शे से ली थी है। नीत्शे ने देखा कि जिनके पास सत्ता है वो लोगों पर कई तरह के अत्याचार करते हैं, क्योंकि जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी के अंदर इन्होंने अत्याचार देखा था। किसका? जो यहूदियों पर अत्याचार देखा, नाजी सरकार का। तो नाजी सरकार ने हजारों यहूदियों को मार डाला था। ये शक्ति के सूक्ष्म राजनीति को अपने विश्लेषण का आधार बनाते हैं। सूक्ष्म का मतलब जो नीचे छोटे छोटे लोग हैं, उन लोगों को, उनके पास भी शक्ति है और उन लोगों को इस तरह के अत्याचार वाली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनके अनुसार शक्ति का केंद्रीय स्थान राज्य नहीं है बल्कि अपितु व्यक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादा शक्ति है वो किसके पास है? लोगों के पास है, छोटे छोटे समूह में है, और वो चाहें तो राज्य को नियंत्रित कर सकते हैं। शक्ति हर जगह पर देखने को मिलती है, जैसे परिवार में भी शक्ति है, विद्यालय में भी है, उद्योग फैक्ट्री में भी है, कारागृह में भी है, मनोचिकित्सक के पास है, इंजीनियर के पास है। तो इन सब के पास अपनी एक पावर होती है और ये इसी पावर के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं? शक्ति की सूक्ष्म राजनीति। ये छोटे छोटे लोगों के पास जो ये पावर है, इन समूह के पास पावर है, तो ये मिलकर व्यवस्था के ऊपर खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी आधार पर फूको निष्कर्ष निकालते हैं कि शक्ति का मुकाबला स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करना होना चाहिए। स्थानीय स्तर का मतलब क्या हुआ? स्कूलों से, महाविद्यालय से, परिवार से, चिकित्सालय से, इन छोटे छोटे स्थानीय स्तर से इनका प्रारंभ होना चाहिए। यदि सत्ता से लड़ना है, जैसे नाजियों, पूंजीपतियों आदि से लड़ाई स्थानीय स्तर पर प्रारंभ होनी चाहिए। फूको सूक्ष्म शक्ति की राजनीति के समर्थक थे। फूको शक्ति की अवधारणा को सूक्ष्म भौतिकी के रूप में भी देखते हैं, ये भी आ सकता है। सूक्ष्म भौतिकी की अवधारणा, माइक्रोफिजिक्स की अवधारणा किसकी थी? तो ये फूको की थी। देखते हैं, शक्ति का पृथक अस्तित्व नहीं है, यह सदैव सामाजिक संबंधों में पाई जाती है। इसका मतलब जब संबंध स्थापित हो गए, हमने कहा डॉक्टर मरीज से कांटेक्ट में आएगा तो ही शक्ति का अस्तित्व होगा, विमर्श बनेगा। फूको शक्ति के 3 पहलुओं की बात करते हैं। भी शक्ति हम किसे कहेंगे? देखिएगा, शक्ति का संबंध किसी न किसी संस्था से होता है, जैसे परिवार से हो गया, जैसे चिकित्सालय से हो गया, जैसे विवाह नामक संस्था से हो गया, जैसे कारागृह से हो गया। तो किसी न किसी संस्था से होता है। यह संस्था कारागृह, स्कूल, फौज या राज्य हो सकती है। शक्ति व ज्ञान एक दूसरे पर निर्भर करती है। शक्ति से ज्ञान आता है और ज्ञान से शक्ति आती है। जैसे एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, वो तो उसके पास ज्ञान आया और उसी ज्ञान से उसके पास शक्ति आई।
दूसरा, यदि किसी के पास शक्ति है तो वो ज्ञान को खरीद भी सकता है। जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं, और तो ये किसके, और जिस प्रकार की एजुकेशन में आपकी रुचि है, वो यदि महंगी एजुकेशन तो भी आप वो ले सकते हैं। तो इसका मतलब शक्ति से ज्ञान को खरीदा जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। शक्ति से ज्ञान आता है और ज्ञान से शक्ति आती है। शक्ति का संबंध किससे होता है? व्यक्ति से होता है। फूको का ये तीन इन्होंने इसमें तर्क बताए थे, ये तीनों आपको ध्यान से देखने हैं। फूको का बुनियादी तर्क है कि ज्ञान को कभी भी शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, चोली दामन का साथ है दोनों में। ज्ञान व आदमी में एक ऐसी प्रक्रिया चलती है, किस किस के बीच में? ज्ञान और आदमी के बीच में, जिसमें ज्ञान व्यक्ति को समृद्ध कर देता है। जैसे अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप में और ज्ञान में एक प्रक्रिया चल रही है। और जब आप पूरे मतलब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आप नेट क्लियर कर देंगे, आप कॉलेज में प्रोफेसर लग जाएंगे, तो उस समय क्या होगा? अभी आप पूरी तरह से समृद्ध हो गए, तो आपके पास भी क्या आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी। तो उसमें ज्ञान का भंडार बढ़ता जाता है। अब जो जो आप पढ़ रहे हैं, आपका ज्ञान का भंडार बढ़ता जाता है। इस ज्ञान से वो नए ज्ञान को उत्पादन करता है। ज्ञान ही नए ज्ञान को बढ़ाता है। आप प्राइमरी क्लासों में कै ख गए, बार खड़ी, एन आर वो सीखे थे, उस ज्ञान से आपने आगे की एजुकेशन ली। अब जो जो आप आगे एजुकेशन ले रहे हैं, जिसका मतलब पिछले ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ज्ञान है वो नए ज्ञान को बढ़ाता है। इसी तरह से आप डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करना शुरू करता है, उसे ज्ञान है, और उस ज्ञान से वो निरंतर लोगों को देख देख कर वो ज्ञान उसका और बढ़ता जाता है। इसी तरह से एक टीचर ने नए नए पढ़ाना शुरू किया, तो उसके पास ज्ञान था, उसी ज्ञान से जब वो पढ़ाता है तो और नई नई चीज़ें आती जाती है उसके पास, तो उसका ज्ञान है वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? ज्ञान है वो ज्ञान को उत्पन्न करता है। ज्ञान ज्ञान से पैदा होता है, और यह ज्ञान पैदा करने वाला भी व्यक्ति होता है। अब जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। यही ज्ञान शक्ति वे व्यक्ति के त्रिभुज में वे अपनी अवधारणाओं को बताते हैं। ट्रायंगल बनाया था अपन त्रिभुज में। एक उदाहरण देखें, अब एक डॉक्टर का यहाँ पर उदाहरण ये देते हैं। भी एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसने क्या कहा भी आपको हम दिखाने के लिए, और उसने कहा भी आपको अधिक वसा युक्त या चिकनाई वाला भोजन नहीं करना है। तो हम उसकी बात तुरंत मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति है, और उस शक्ति से वो अपने को प्रभावित करता है, और उस शक्ति से पैसे भी कमाता है, क्योंकि आप उसको पैसे भी देते हैं। अब यही चिकित्सक यदि किसी ब्रांड के तेल की बात कर दे कि ये जो तेल है और ये आपको यूज करना चाहिए, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, तो क्या होगा? उस जिस तेल के बारे में उन्होंने कहा था, जिस ब्रांड के बारे में कहा था, उसकी रातों रात बिक्री बढ़ जाएगी। अब चिकित्सक की शक्ति कहाँ से चलेगी? मरीज से आगे चलकर सोसाइटी में चलेगी, मंडी में पहुँच गई। इस प्रकार जिसके पास शक्ति है वह महंगा ज्ञान खरीद सकता है, तथा जिसके पास शक्ति नहीं है वह ज्ञान नहीं खरीद सकता, वह गरीब है। अतः ज्ञान, शक्ति व व्यक्ति तीनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो ये अवधारणा किसने बताई थी? माइकल फूको ने। अब इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।